बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अलीना मुज़फ़्फ़र और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुज़म्मिल उर्वशी। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, 8 सितंबर का पीटीआई का जलसा, उसके बाद मुतअद्दिद अहम रहनुमा जो है वो गिरफ्तार। क्या डिटेल है आपके पास इन सब की? आपको पहले से मालूम था कि क्या ऐसे ही होने वाला है, या ये कुछ सोचा समझा कोई प्लान था? देखिए, बात यह है कि जो सियासी जद्दोजहद है ना, वो कोई एक जलसे का न इख्तिताम है न आगाज है। अगर तो तहरीक इंसाफ मुल्क में कोई एक सियासी तहरीक चलाना चाहती है, तो फिर तो मैं इस जलसे को एक खुदकुश हमला कहूंगा कि उन्होंने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है और अपने ऊपर ही खुदकुश हमला कर लिया है, क्योंकि इसके बाद वो अपनी सियासी तहरीक तो आगे नहीं बढ़ा सकते। सियासी तहरीक आगे बनाने के लिए आपको सियासी रास्ता बनाना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता आप उसका मोमेंटम पकड़ते हैं। तो और सियासत में बैक वक्त बहुत सारे महाज खोले भी नहीं जा सकते। तहरीक इंसाफ यहाँ तो ये तय कर ले कि उसने एंटी एस्टेब्लिशमेंट जल सियासत करनी है, तो फिर वो पाकिस्तान की दीगर सियासी इकाइयों के साथ अपना जो है वो महाजराई ना करे। अब बैक वक्त वो अपनी सियासी मुखालफिन को भी निशाना बनाती है और एस्टेब्लिशमेंट को भी बनाती है, जिसके नतीजे में उसके खिलाफ एक इत्तेहाद बन जाता है। उनके सियासी मुखालफिन और एस्टेब्लिशमेंट का एक नेचुरल अलायंस बन जाता है। अब देखा जाए तो इस जलसे ने हुक्मरान इत्तेहाद और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात और इत्तेहाद को मजीद मजबूत किया है। तो क्या ये तहरीक इंसाफ की नाकामी नहीं है? मतलब अगर वो ये कह रहे थे पिछले 2 माह से कि हम पिंडी से बात करना चाहते हैं, पिंडी से बात करना चाहते हैं, तो इस जलसे ने पिंडी से बातचीत के तमाम रास्ते बंद कर दिए और इन दी एंड बानी पीटीआई को खुद ही कहना पड़ा कि अब हम पिंडी से कोई बात नहीं करेंगे, हमारे रास्ते बंद हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया कि इस जलसे के बाद तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है। सियासी मुखालफिन के साथ भी बातचीत के रास्ते बंद हो गए और गिरफ्तारियां शुरू हो गई। तो इस जलसे से तहरीक इंसाफ ने क्या हासिल किया और क्या उनको नुकसान हुआ, आप यही एनालाइज कर सकते हैं। हासिल तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं हुआ। एक जलसा हुआ, खत्म हो गया। इसके नतीजे में ना हुकूमत खत्म होगी, इसके नतीजे में ना आसिम मुनीर चला जाएगा, ना शहबाज शरीफ चला जाएगा। किसी की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। सब अपनी जगह अपनी कुर्सियों पे मौजूद हैं, किसी को कोई खतरा नहीं। तो फिर जलसे से क्या हासिल हुआ? जलसे से तहरीक इंसाफ ने अपने लिए मुश्किलात में इजाफा किया। उन मुश्किलात के नतीजे में क्या कोई तहरीक चल जाएगी? मुझे नहीं लगता उसके नतीजे में कोई तहरीक चल जाएगी। तो ये देखना, अगर तो ये एनालाइज किया जाए कि तहरीक इंसाफ को इस जलसे से क्या कामयाबी हुई और क्या नाकामी हुई। मुश्किलात में इजाफा हुआ, मुश्किलात में 9 मई के बाद इजाफा हुआ। क्या 9 मई एक कामयाबी थी? अगर 9 मई कोई कामयाबी नहीं थी तो 8 सितंबर भी कोई कामयाबी नहीं है। ऐसी कोई भी हरकत जिसके नतीजे में आपकी सियासी मुश्किलात में इजाफा हो जाए और आप उन सियासी मुश्किलात को लड़ने की सलाहियत ना रखते हो और आप उनके नतीजे में हार जाएं, तो फिर वो कोई कामयाबी तो नहीं हो सकती, नाकामी हो सकती है। लिहाजा मेरे नजदीक 8 सितंबर जो है वो उतना ही नाकाम था जितना 9 मई नाकाम है, क्योंकि 9 मई के नतीजे में भी तहरीक इंसाफ कमजोर हो गई। 9 मई के नतीजे में तहरीक इंसाफ की सियासी ताकत बहुत कमजोर हो गई। 9 मई के नतीजे में इमरान खान के लिए बहुत मुश्किलात हो गई। 8 सितंबर के नतीजे में भी तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किलात हो गई। 8 सितंबर के नतीजे में इमरान खान के लिए मुश्किलात हो गई, गंडापुर के लिए मुश्किलात हो गई। तो इस तरह तो फिर 9 मई, जितनी 9 मई नाकाम थी उतना 8 सितंबर नाकाम है सियासी तौर पे। लिहाजा मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ ने अगर एक गलती 9 मई को की थी और बाद में उसको ठीक करने के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे थे, पिंडी से हालात बात करने की बात करते थे, उन्होंने 8 सितंबर के जलसे के नतीजे में दोबारा अपने लिए वही मुश्किलात पैदा कर दी हैं जो 9 मई के नतीजे में उनके लिए पैदा हुई थी। उस सारे प्रोसेस में से तहरीक इंसाफ को दोबारा गुजरना पड़ जाएगा। वही पर्चे, वही गिरफ्तारियां, वही एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई, वही मसाइल। तो मैं तो ये देखता हूं कि 8 सितंबर का जलसा एक और 9 मई है तहरीक इंसाफ के लिए। सर, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने जा रही थी, गवर्नमेंट ने उसकी स्ट्रेंथ पूरी करनी है। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के सेक्रेटरी ने भी उनके बिहाफ पे एक स्टेटमेंट दी है। आप क्या राय रखते हैं इन सब पे?
देखिए, आईनी तरमीम तो मुझे लगता है होगी, और मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि नंबर पूरे हैं। टाइमिंग का सवाल है कि कब और कैसे। कब और कैसे की बात जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये टाइमिंग, किसी का ख्याल था कि अब तक आ जाएगी, कोई कह रहा है अभी तक नहीं आई है। तो इसकी टाइमिंग पे बहुत से सवालात और इसकी टाइमिंग पर बहुत बात की जा रही है। लेकिन क्या इसी माह में ये आ जाएगी? देखिए, 25 अक्टूबर काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट का दिन है। अगर तो ये आईनी तरमीम इसलिए की जा रही है कि काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन दी जाए, तो काजी फायद ईसा शायद एक्सटेंशन ना भी लेना चाहें, तो चीफ जस्टिस बनाने का तरीकाकार ज़रूर बदल दिया जाएगा, जिसका हिंट दिया है काजी फायद ईसा ने अपनी गुफ्तगू में, कि पार्लिमानी राइट। कमीशन और जुडिशल कमीशन को इकट्ठा कर दिया जाए और मिलकर इजलास हो, तो उसमें ये है कि जजेस और सियासी क़यादत मिलकर फैसला करें। इस नतीजे में उन शायद मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर दोनों ही चीफ जस्टिस ना बन सकें, और मुझे लगता है कि याहिया आफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी आप जब जजेस ने खुद ये कर दिया, अदलिया ने, कि ऊपर वाले 2 जज जो हैं वो निकाल कर तीसरे नंबर वाले को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया है। तो अगर जुडिशरी खुद ये लाहौर हाई कोर्ट में कर सकती है जुडिशल कमीशन के ज़रिए, तो फिर मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए ये क्यों नहीं हो सकता? अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए हो सकता है, तो मुझे ये लगता है कि शायद काजी फायद ईसा साहब तो मुद्दत उम्र बढ़े तो भी स्टे ना करना चाहें। चीफ जस्टिस की टेन्योर पोस्टिंग की जाए तो भी वो शायद हाई मॉरल ग्राउंड पे 25 अक्टूबर को घर जाना चाहें। लेकिन अगर काजी फायद ईसा घर चले भी जाएं, तो भी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को माइनस करते हुए वो याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जाएगी, और उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। अब कब और कैसे, सितंबर में करनी है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में करनी है, ये सब कुछ अभी देखने की बात है, और हुक्मरान इत्तेहाद इसको इवेल्युएट कर रहा है। ठीक हो गया सर। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम अब किसी डायलॉग का भी पार्ट नहीं है, हमने एस्टेब्लिशमेंट से भी जो मुज़ाकरात का कहा था वो हम दरवाजा बंद कर रहे हैं, और लाहौर का जलसा हर सूरत होगा, आइदर कि हमें एनओसी दिया जाए या ना दिया। आप क्या राय रखते हैं इस पे, और क्या आपको लगता है कि लाहौर में जलसा हो पाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर लाहौर में जलसा होगा तो केपी से किसी को लश्कर लाने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई ये सोच रहा है कि इस्लामाबाद के जलसे के लिए, तो आप केपी से बंदे लाकर आपने इस्लामाबाद का जलसा कर लिया, क्योंकि इस्लामाबाद के जलसे में इस्लामाबाद के लोग तो नहीं थे, पिंडी के लोग नहीं थे। आप केपी से लोग लाए और आपने केपी के लोगों के सर पे इस्लामाबाद का जलसा कर लिया। लेकिन एक बात आप समझें कि आप केपी के लोगों के सर पे लाहौर का जलसा नहीं कर सकते। लाहौर के जलसा तो आप लाहौर के लोगों के सर पे कर लें तो बड़ी बात है। और मुझे तो लाहौर में भी ऐसे कोई हालात नजर नहीं आ रहे कि तहरीक इंसाफ लाहौर में को अंदर को बड़े लोग ला सके। अटक के पुल से तो केपी के लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी। अटक का पुल तो बंद किया जाएगा, ये बात समझे। और अगर गंडापुर ने भी आना है तो वो किसी जुलूस की सूरत में नहीं आ सकते, वो अपने हेलीकॉप्टर की सूरत में लाहौर सीधा लैंड करते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं करता। लेकिन मेरा मतलब है कि वो कोई लश्कर, कोई जुलूस, कोई, मेरा मतलब है एक बड़ी लोग केपी से लाके आप लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसा कर लेंगे, मुमकिन नहीं होगा। आपको लाहौर के और पंजाब के लोगों के सर पे ही जलसा करना होगा। मोटरवे बंद होगी, जीटी रोड बंद होगी, और लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो लाहौर में जलसा कर ले। लिहाजा मेरे ख्याल में लाहौर का देखिए ना, इस्लामाबाद का जलसा 8 सितंबर वाला आपने केपी के सर पे कामयाब किया है, और केपी में आपकी हुकूमत है। आपने हुकूमत की मदद से, एक अपनी हुकूमत की मदद से जलसा कामयाब किया है, और आप वहां से रेस्क्यू के लोग, पुलिस के लोग, सरकारी मशीनरी, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए आप जो है आए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारा कुछ आप लाहौर पहुंचा सकते हैं। ये सारा कुछ देखे ना, इस्लामाबाद पे तो कहते हैं सबका क्लेम है, केपी का भी क्लेम है, सबका कैपिटल है। लेकिन लाहौर पे तो केपी का क्लेम नहीं है ना। तो फिर गंडापुर के लिए लाहौर जुलूस लाना या कोई लश्कर लाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए मुझे लाहौर का जलसा मुमकिन नजर नहीं आता है। अगर होगा तो ये भी तहरीक इंसाफ अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगी, क्योंकि नाकाम तरीन जलसा होगा, खाली होगा मीनार पाकिस्तान।
और खाली मीनार पाकिस्तान से लोग खिताब कर रहे होंगे लोगों को वहां, क्योंकि जो इस वक्त सियासी तनाव है उसमें सियासी सहूलतकारी नहीं हो सकती, उसमें एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी नहीं हो सकती। और मुझे नहीं लगता लाहौर हाई कोर्ट में भी कोई ऐसी पोजीशन है कि वो तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत बड़ी सहूलतकारी वहां से मुमकिन हो। लिहाजा लाहौर का जलसा तो आग का दरिया है तहरीक इंसाफ के लिए, तैर कर जाना है। सर वो जो पहली बात है कि खान साहब कह रहे हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से जो दरवाजे खोले थे मुज़ाकरात के वो बंद कर दिए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? एक तो देखिए एस्टेब्लिशमेंट कभी भी इमरान खान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब ने तो मसला ये दरवाजे खोले थे ना। ठीक है नहीं कि है क्या, तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान सबसे एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। मतलब हम समझते हैं सारे कॉम्प्रोमाइज हैं। आप देखें ना जी, गंडापुर भी तकरीर करने के अगले दिन एस्टेब्लिशमेंट की दावत पर वहां चले गए और वहां बैठे रहे। अब जो गंडापुर ने खुद तो अपनी उस अगवा या उस गायब होने के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई बातचीत नहीं की है और खामोशी है। लेकिन एक वीलॉगर है इमरान रियाज खान, उन्होंने कहा है कि उनकी गंडापुर से बात हुई है। तो जब उन्होंने गंडापुर से सवाल किया है कि आप दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से मिलेंगे, तो उन्होंने कहा मिलूंगा। खान साहब की इस बात के बाद भी कि हम दरवाजे बंद करते हैं, गंडापुर तो कह रहा है मैं दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से मिलूंगा क्योंकि बतौर वजीर आला मिलना मेरी मजबूरी है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लकी मरवत के लिए, इन सारे हालात के लिए। जब गंडापुर मिलेगा तो बैरिस्टर गौहर भी मिलेगा, उमर यूब भी मिलेगा, सारे मिलेंगे। तो जो माइनस इमरान खान है वो सब कॉम्प्रोमाइज है, समेत गंडापुर। आप तकरीर पर ना जाएं, सब कॉम्प्रोमाइज हैं, सब अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमरान खान के इस ऐलान की कि हम बात करेंगे या नहीं करेंगे इसकी कोई अहमियत नहीं है। जब आपकी जमात सारी बात कर रही है, जब आपकी सारी जमात जो है वो बात कर रही है, जब आजम सवाती एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेके अडयाला जेल जाता है, तो फिर आप और किसी की क्या बात कर सकते हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में बाकी जो तहरीक इंसाफ की क्यादत है वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है, सबसे इनफरादी तौर पर बात हो जाती है, डे टू डे रिलेशंस और डे टू डे इश्यूज पर भी बात हो जाती है। तो इमरान खान का ये कहना भी कोई अहमियत का हामिल नहीं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, और ये कहना भी कोई अहमियत का हामिल नहीं कि मैंने बात नहीं करनी है, क्योंकि दूसरी तरफ का जो फैसला है वो कोई इमरान खान के ऐलान का मोहताज नहीं है। मतलब एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से बातचीत करने के लिए इमरान खान के ऐलान की मोहताज नहीं है। जब उन्होंने बात करनी है उनके पास और आते हैं, और ना करने के लिए भी वो इमरान खान के ऐलान की मोहताज नहीं है। नहीं करनी तो उन्होंने नहीं करनी। तो लिहाजा मेरे ख्याल में इस ऐलान, ये फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, लेकिन ये मेरे ख्याल में कोई ऐलान ऐसा नहीं है जिसकी कोई सियासी अहमियत हो या जिससे को पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बहुत तब्दील हो सकता हो। वो तो ठीक है वैसे, लेकिन वो पीटीआई में चेंजेस हो गए हैं, सुलेमान अकरम राजा और शेख वकास रिप्लेस हो गए हैं उमर अयूब और राउफ हसन के जो होने थे सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। जो एक चेंज है इसके पीछे पीटीआई का क्या मोटिव है? लेकिन मेरे ख्याल में रऊफ हसन तो गिरफ्तारी के बाद जो उनकी चैट शैट्स पकड़ी गई, और गिरफ्तारी के बाद जो वो अपना डाटा जो है उनका ब्रीच हो गया और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में सब कुछ लग गया, तो मेरे ख्याल में वो तो इमरान खान को पसंद नहीं होगा, क्योंकि मेरा मतलब है कि वो अपनी सीक्रेसी बरकरार नहीं रख सके। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने सारी चैट सारा डाटा, यहाँ तो उनको वो ऐसा रखना चाहिए था मोबाइल में जो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ ना लगता। और मेरे ख्याल में रऊफ हसन की वो बात पसंद नहीं की गई होगी कि उनसे सारा डाटा रिकवर हो गया है, उनसे सब पता लग गए हैं, लोग पता लग गए हैं, चैट पता लग गई है, सब कुछ पता लग गया है। तो लिहाजा रऊफ हसन तो मेरा ख्याल है कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, और रऊफ हसन पर डिस्प्लेयर भी कन्वे हुआ है उन्हें साइड पे करके कि अगर आप, मेरा मतलब है कि आप चीजों को राज नहीं रख सकते थे तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, तो उनको तो इसलिए हटाया गया है। उमर यूब से भी की जगह पार्टी का पंजाब से सेक्रेटरी जनरल आए हैं, क्योंकि उमर यूब भी कोई एहतजाजी सियासत के बड़े माहिर नहीं है। वो ज्यादा इंटरेस्टेड तो अपने ऑपोजिशन लीडर के रोल में है, पार्लियामेंट में तकरीर कर दी और समझा कि मैंने बड़ा काम कर दिया है। इमरान खान को पार्लियामेंट की तकरीर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें तो है कि जमीन गर्म की जाए। सलमान अकरम पंजाब में तहरीक इंसाफ को इस वक्त सख्त क़यादत का प्रॉब्लम है, हमाद अजहर मफरूर है, बाकी सब गिरफ्तार हैं, मियां असलम इकबाल मफरूर है। आप बताएं ना तहरीक इंसाफ के पास पंजाब में क्यादत कौन सी है? कोई क्यादत नहीं है, कोई नहीं है जो तंजीमें नौ करे। तो सलमान अकरम राजा कोई है जहां से लेके वो वकील हैं तो गिरफ्तार नहीं होंगे, और उनकी गिरफ्तारी पर वकला बरादरी देखें ना। अब ये जो यू हैव टू कैप्स, आप वकील भी हैं और आप सियासतदान भी हैं।
जब आप अपनी सियासत की वजह से पकड़े जाती हैं तो आप अपनी वकालत को की आड़ ले लेती हैं, आप बार कौंसिल के पीछे छुप जाते हैं। वैसे आप कभी तहरीक इंसाफ, तो ये विद टू कैप्स जो है, इस पर भी बार कौंसिल को कोई फैसला करना चाहिए कि जब कोई आदमी अपनी सियासत की वजह से गिरफ्तार हो तो आप ये ना कहें कि मेरा एक वकील गिरफ्तार हो गया, वो एक सियासतदान गिरफ्तार हुआ है। वो कोई वकील तो गिरफ्तार नहीं हुआ। वकील तो तब गिरफ्तार हुआ है जब वो वकला बरादरी की कोई जद्दोजहद करते हुए गिरफ्तार हो जाए, तो बार कौंसिल के लिए काम करते हुए गिरफ्तार हो जाए तो जरूर बार कौंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एहतजाज करे। लेकिन ये वकील अपनी सियासत करते हुए गिरफ्तार हुआ तो सियासतदान गिरफ्तार हुआ है, उसको वकील होने का एज तो नहीं होना चाहिए। वो वकालत के एज की वजह से कि गिरफ्तार ना हो सके और शायद पंजाब को मोबिलाइज कर सके, क्योंकि तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला इस वक्त पंजाब है। उन्हें ये बात यकीन पता है कि केपी की हुकूमत किसी काम की नहीं है इमरान खान के सियासी मकासद के हसूल के लिए, जब तक पंजाब साथ ना खड़ा हो। तो पंजाब तो इस वक्त जो है वो साइलेंट है, पंजाब में बहुत अमन है। पंजाब में तहरीक इंसाफ एक जुलूस निकालने की पोजीशन में नहीं है, कोई रैली निकालने की पोजीशन में नहीं है। तो ये पंजाब को एक्टिवेट करने की कोशिश है, लेकिन मैं नहीं समझता ये कामयाब होगी। और सलमान अकरम राजा भी इस जो वो मकासद हैं वो हासिल नहीं कर सकेंगे। लाइमलाइट में ज़रूर आ गए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो तहरीक इंसाफ को कोई इतना पंजाब में मुतहर्रिक कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, इसी के साथ हमारे आज के व्लॉग का टाइम भी खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दें मुझे इजाजत।